डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका जनरल फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो आज कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है। तो ये पेपर में एक दफा सवाल आया कि व्हाट आर the sources of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, क्लियर हो गया बेटा? तो आप ये याद रखें भी, आप सोचे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने तो पहले कहा कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है प्लांट्स। वो क्या है? प्लांट्स मेजर सोर्स है। ठीक है ना? आप प्लांट्स में तो देखिए, प्लांट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक अजनास का लफ्ज होता है सीरियल्स, ठीक है ना, सीरियल्स, ठीक है ना, ये मेजर सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स जो है ना, जो हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो सीरियल से लेते हैं। ठीक है, और सीरियल्स में सबसे ज्यादा क्या है, वो हमारे पास है स्टार्च। और क्या हमारे पास है? स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च, ये अब आपने देखिए, ये भी देखिए, स्टार्च भी तो प्लांट से हासिल होता है, सीरियल भी प्लांट से हासिल होता है, ये भी प्लांट से हासिल होता है। क्लियर हो गया बच्चे? क्या नहीं होगा? ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि ये प्लांट्स में सोर्सेज 5 नंबर का है। अच्छा, आपने क्या लिखना है? जो भी सोर्सेज है ना, आपने नाम लिखना है और उसके 3 एग्जाम्पल लिखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। क्या लिखता हूँ? ये फ्रूट्स, ये जितने भी फ्रूट्स है ना, आप 3 एग्जाम्पल ले लें। कोई भी बनाना ले लें, ऑरेंज ले लें, ठीक है ना, ऑरेंज में वाटरमेलन ले लें, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो बस आपने ये लिखना है कि फ्रूट्स, और इसके 3 एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? ऑरेंज, मैंगो, और क्या है? बनाना। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास 3 सोर्स है। ठीक है, फिर 3 सोर्स और कौन से होंगे? वेजिटेबल्स। क्या है? वेजिटेबल्स। क्लियर कि आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल हैं मेरे बच्चों, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द में देख लें कि वेजिटेबल कौन कौन सी है। देखिए, आपके पास पोटैटो है, क्या है? पोटैटो है, और क्या है? किसी पोटैटो है, और उसके बाद क्या है बेटा? पोटैटो है और टोमेटो है। ठीक है ना? तो जो भी जितने भी सब्जी हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और लेग्यूमिन्स क्या होती हैं? लेग्यूमिन्स, ये जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार जैसे मटर है, चने है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? लेग्यूमिन्स, लेंटिकल्स, जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बच्चे समझ आएंगे ना? तो अब ये पेपर में जो सवाल है 5 नंबर का आपके पास इसका क्वेश्चन आया। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या लिखता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या होते हैं? प्लांट्स हैं, नेचुरली बनाते ही प्लांट्स हैं। तो अब उनमें प्लांट्स में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? सीरियल्स है, और उसमें क्या है? स्टार्च है। फिर हम कहते हैं कि हम उसे फर्दर डिवाइड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो हमारे माशरे में, सोसाइटी में पाई जाती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और लेग्यूम्स हैं। ठीक है, लेंटिकल्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास हमारा टॉपिक नंबर 1 हो गया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया बेटा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट में हमने एग्जांपल ली थी ग्लूकोज की। हमने एग्जांपल ली किसकी? अब देखें, एग्जांपल किसके लिए है? ग्लूकोज की। तो चलो हम ना एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ग्लूकोज है, ठीक है, आपने ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक एसाइक्लिक, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर है, और कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर हमने कल बनाया था, यानी कि एसाइक्लिक। कितने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज।
कितने कार्बन है बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में? 6 कार्बन है। तो अब मैंने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने लगा हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा पहला OH किधर लगाएंगे? ये इसके लेफ्ट साइड पे OH होगा। ठीक है बाकी OH किधर लगाएंगे? और यहाँ OH राइट पे लगा देंगे। ठीक है सबके राइट। ये पहला प्रोसेस हो गया ना। ठीक है और पहले ग्रुप के ऊपर क्या लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप। ये लो जी ये फंक्शनल ग्रुप है। ये H है। 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए ना 1 2 3 4। तो बाकी इस तरह क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ये भी हाइड्रोजन एटम क्लियर हो गया? क्लियर? ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर कहें ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखिए तो अब ये तो लीनियर है। अब हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिखना है? हमने स्ट्रक्चर लिखना है आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है रिंग स्ट्रक्चर। लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ साइक्लिक और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर। अब आपको पता क्या करना है? देखिए मैं आपको बता दूं ये जैसे आपने मैट्रिक में ऐसे बेंजीन कैसे बनाते थे ना स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे ना तो बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है ये कार्बन और यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ O लगा देना है। क्या लगा देना? क्लियर हो गया? अब हर कार्बन जो होगा ना वो केवल कार्बन तो उसमें लाइन क्लियर? बेटा समझ आ गई ना? देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है क्लियर? तो कार्बन में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। तो छठा कहाँ होगा? यहाँ पे। क्लियर? ठीक है अब मैं पूछ सकता कितने 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? OH OH। ठीक है तीसरे OH। ठीक है OH। क्लियर? अब लगा दिया बाकी जितने सबके नीचे लगाएंगे OH OH OH। ठीक है 1 2 3 4 यहाँ पे CH2 OH यहाँ पर H बाकी जितने हैं यहाँ पे H और ये एक दफा ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? तीसरे में आपने इनसाइड यहाँ पे H लगेगा। ठीक है तो ये आप गिनती कर ले वही इसके अंदर कार्बन 6 होंगे ऑक्सीजन जो है ना वो भी 6 होंगे C6H12 H12 होंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपने 2-3 दफा प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो वो कहता है कि आपने जो सोर्सेज पढ़ लिए ठीक है ना। अब एक बात बताइए कार्बोहाइड्रेट्स अब इसकी ना हमने ये एक बात की कि हम अपनी फूड में क्या क्या लेते हैं बेटा? है फूड में हमारी फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? फिर क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स और फिर क्या होते हैं जी हमारे पास? लिपिड्स। ठीक है ना लिपिड्स। ठीक है इनसे तो हम एनर्जी हासिल करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? विटामिन्स होते हैं। ठीक है ना है और मिनरल्स होते हैं। ठीक है और क्या होते हैं? वाटर होता है। और क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर बेटा? तो ये हमारी न्यूट्रिशन के 2 4 6 चीजें होती है। ठीक है मेरे बच्चे समझ आ गए ना? दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? नहीं इन सब चीजों वाटर। आप देखिए आपने शुरू पहले से पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है मोस्ट अबंडेंट है वो चीज कौन सी है? वो आपकी वाटर है। क्लियर? ठीक है तो दूसरे नंबर पर कोई चीज पर सेकंड अबंडेंट है ना मोस्ट वो क्या हमारी कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या हमारी कार्बोहाइड्रेट। देखो ये भी एनर्जी देता है ये भी एनर्जी देता है ये भी एनर्जी देता है। क्लियर है ना? तो ये 300 ये विटामिन एनर्जी ये तो कैल्कुलेशन कंट्रोल करते हैं। तो ये 300 एनर्जी देते हैं। ठीक है ना? तो हमारी खुराक में सबसे ज्यादा जो एनर्जी हासिल करते हैं ना वो किससे करता है? कार्बोहाइड्रेट से। 55% एनर्जी जो होती है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। 55% एनर्जी कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। आप देख रहे हैं खुसूसन एशिया में तो लोग बहुत ज्यादा गंदम खाते हैं। तो भारत एवरेज हम तो खैर 55 से भी ज्यादा खा जाते हैं।
55% जो एनर्जी जो हासिल करते हैं वो कहाँ से करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वाटर के बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी चीज मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह अबंडेंट है। अगर आप जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स किससे बने होते हैं? प्लांट्स, हाँ जी, सेल से। सेल्स, और हर प्लांट देखिए क्या मैं जिक्र क्या कर रहा हूँ? प्लांट्स। प्लांट्स किससे बने होते हैं? सेल्स। किससे बने होते हैं? सेल्स। तो प्लांट सेल में 50 to 85% तक जो होती है वो सेलुलोज होती है। सेलुलोज, ठीक है ना? अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो सेलुलोज होते हैं ना, ये सेल के अंदर कितने पाया जाता है? 50 to 85%। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में जो समझते हैं वो सेलुलोज है। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म है जो सेल कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज। तो आपके पास सेलुलोज पाया जाता है। तो आपके पास क्या पाया जाता है? सेलुलोज। चले, तो सेलुलोज आपके पास कितना 50 to 80% प्लांट्स में पाया जाता है। और सेलुलोज है ही कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आपको पता समझ आ गई? तो बस हमने ये यहाँ तक देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है पानी के पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये नेचुरली अक्रिक प्रोडक्ट होते हैं, आप इसे फैक्ट्री में नहीं बना सकते कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये नेचुरली बनते हैं। तो कैसे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कौन से हैं? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया मैंने? हाँ, ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स। कौन करते हैं? प्लांट्स। ठीक है, अब एक सवाल करता हूं, एक सवाल करें। ठीक है सर, का प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैसे प्रोड्यूस करते हैं? क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कौन बोला? प्लांट्स। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो मेरे बच्चों, मैं आपको कहता हूँ कि एक प्रोसेस रहता है पौधों में, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए ये प्लांट्स हैं, तो ये इसके पत्ते हैं, ठीक है। पत्ते के अंदर ग्रीन कलर का क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? तो ये देखिए सनलाइट पड़ती है, ठीक है, क्लियर। और इसके नीचे स्टोमेटा होता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ये देखिए जाइलम के थ्रू इसके अंदर क्या जाता है? वाटर। क्या जाता है? वाटर। ठीक है जी, क्लियर। कितने कौन कौन सी चीज आ रही है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये एक रिएक्शन होता है बाय दिस प्रोसेस। तो उस रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? हम उस प्रोसेस में ऐसे लिखेंगे, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या है? वाटर को मिलाकर C6H12O6 बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ये तो हर कोई सुनता है ना कि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। और जो पौधे होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से जाते हैं और इधर से देखिए स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और रूट से वाटर जा रहा है और ये दोनों आपस में अमल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? सनलाइट है और ये क्या है? अपना सूरज की रोशनी है। तो सनलाइट में ये ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ग्लूकोज बना रहा है और साथ में ऑक्सीजन बना रहा है और साथ में ऑक्सीजन बना रहा है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? समझ आ गई? तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बाहर जितनी सूरज की रोशनी निकली हुई है, तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है किस शक्ल में? केमिकल एनर्जी। देखिए बाण बना के दिखाए थे ना, तो बाण बन जाते हैं केमिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाते हैं।
अब आपके पास ये केमिस्ट्री क्यों बताया हुआ था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, ये केमिकल केमिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। किस शक्ल में स्टोर होगी, किस शक्ल में, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर ये ग्लूकोज आपस में मिल के ना पॉलीमराइजेशन होती है और वो स्टार्च बन जाते हैं। फिर ये फ्लोइंग के थ्रू जाके ना जहाँ फ्रूट्स में जमा हो जाती है, रूट्स में जमा हो जाती हैं, और जो कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको हम खुद इंसान इस्तेमाल करता है। क्लियर, इस तरह फ्रूट्स जो होते हैं ना, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्लियर हो गया बेटा, बच्चे समझ आ गई। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। ये बनती किसके मदद से है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के कमल किस में होता है, जानवरों में होता है, पौधों में होता है, पौधों में होता है। और वो जो एनर्जी कौन सी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी में। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास, अब देखो कितनी बड़ी दुनिया है, सूरज कितना हर जगह निकला हुआ है? जब ऑक्सीजन, जब इतनी सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है तो एक सेकंडों में इतने कई टन, पता नहीं कितनी कार्बोहाइड्रेट्स बन रही है, और वो इंसानों की खुराक है, इंसानों की खुराक है। क्या इंसान अपनी एनर्जी को पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑटोट्रोपिक नहीं है, प्लांट खुराक को पैदा कर सकते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई देखिए जी, आपके पास एक चीज स्टोर होगी तो फिर वो आप उसे खर्च भी तो करोगे ना। मतलब आपके जेब में 100 रुपया है, आप उसे स्टोर किए जा रहे हो, 1000 हो गया, फिर जब ईद आएगी तो उसे खर्च कर देंगे, रिलीज हो देंगे। इसी तरह जो पौधे की एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, किस फॉर्म में कर रहे हैं, ग्लूकोज की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में। किस शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में। क्लियर हो गया। तो ये अब एक दूसरा प्रोसेस होता है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। किसके ऑपोजिट होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट होता है। तो इसको ऑपोजिट कर लो ना, ऑपोजिट क्या होगा, ग्लूकोज होगा C6H12O6। ठीक है, क्लियर। तो प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। ये जानवर करते हैं ना, तो क्या पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। ये बात याद रखना। देखो ये रिवर्स हुआ है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट क्या कर रहा है कि देखिए मैं इंसान हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुझे तो एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, मैंने सुबह खाना लगाया था, मेरे ब्लड में ग्लूकोज है, ये मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, लो भी ऑक्सीजन अंदर ले, ग्लूकोज में मेरे लिवर में पड़ा हुआ है, ब्लड में है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, लिवर में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज होगा। जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और ये एनर्जी में इस्तेमाल करना। इसके लिए कब तक करता रहूंगा, जब तक ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू रहेगी। जैसे ग्लूकोज कम होगा तो मैं थक जाऊंगा, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे खाना खाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इस अमल को कहते हैं रेस्पिरेशन। इस अमल को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, पौधों में फोटोसिंथेसिस का भी अमल होता है और रेस्पिरेशन का भी अमल होता है। सुबह के वक्त में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ठीक है, रात को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं। इसलिए पौधे के नीचे रात को जो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो घुटन महसूस होती है, लोग कहते हैं जिन लड़ गए। ठीक है ना, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। लेकिन हफ्ते में नहीं हो तो रात को पौधे क्या पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ पौधे जानदार है, हमें एनर्जी चाहिए ना, तो पौधों में दोनों अमल और होते हैं, फोटोसिंथेसिस का भी हो रहा होता है, रेस्पिरेशन का भी और होता है। लेकिन जानवरों में, इंसानों में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, इंसानों में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। तो इसमें कौन सा अमल होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सी चीजें काम करती हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन। बनता क्या है, और वाटर। इस अमल को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इस जगह पे जो ऑक्सीजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या पैदा होती है, एनर्जी।
और क्या पैदा होती है? एनर्जी। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज की वजह से क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्या पैदा होता है? वाटर। तो ये बिल्कुल उलट है कि नहीं? तो ये समझ लो कहते हैं। तो अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो आप यही कहने के तीन प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड फ्रॉम क्या? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। While in respiration, oxidation of glucose occur in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy. मेरे बच्चे समझ आ गए? And energy. तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ये क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इसका लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए होगी तो आप क्या करोगे? खाना खाएंगे। चलो आज तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हैं? तो मैं कह सकता हूँ ना, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। तो अब ये कहते हैं कि क्या कितनी एनर्जी करेगा? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? हाउ मच? अभी आपके कंफ्यूज आता है। अगर आप दिन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में 4 कैलोरीज प्रोड्यूस होंगी। कितनी कैलोरीज होंगी? 4 कैलोरीज। 1 ग्राम आपको 4 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिए अब आपने रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का दोनों रिएक्शन लास्ट में लिखने हैं। ठीक है, मेन है इसका रिएक्शन लिखना। क्या है? ये किसी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और यूनिट है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट आपके पास देखिए, आज स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया, सोर्सेस भी कर लिया। ठीक है, दूसरे टॉपिक में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का फर्क भी मालूम हमने कर लिया। ठीक है, लेट्स इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने एनर्जी हासिल करनी है बेटा। आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। आप ब्रेड को खाएंगे, क्लियर? ठीक है, तो अब आगे हम जाके पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कई किस्म की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। क्लियर है? और जो चीनी खाते हैं वो क्या है? डाइसैकेराइड। वो क्या है? डाइसैकेराइड। मेरे बच्चे तो बताएंगे ना मेरे बच्चे। अब देखो मैं खुराक खा रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, तो इस कार्बोहाइड्रेट की 3 किस्म की हो सकती है, 4 किस्म की। देखो मोनोसैकेराइड भी होगी, एक क्या होगी? डाइसैकेराइड भी हो सकती है और ओलिगोसैकेराइड भी हो सकती है और पॉलीसैकेराइड भी हो सकती है। फिर बता रहा हूँ क्या हो सकती है जी? मोनोसैकेराइड भी हो सकती है, डाइसैकेराइड भी हो सकती है और ओलिगोसैकेराइड भी हो सकती है। ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड भी हो सकती है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट में क्या हो सकती है? पॉलीसैकेराइड। तो ये क्लासिफिकेशन होगी ना, यहाँ फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं? 4। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, मोनो मैंने 1, डाई मैंने 2 और जो होता है ना ओलिगो में, उसमें 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड होते हैं, 3 से लेके। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड की तादाद 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड। अब फिर बताओ मोनोसैकेराइड में कितने होंगे? 1 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोनोसैकेराइड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और जो डाइसैकेराइड में कितने होंगे? 2। ये हाइड्रोलाइज हो गए, कितने शुगर के मॉलिक्यूल बनेंगे? 10। क्यों है? टोटल 2 है तो हाइड्रोलाइज होंगे, 2 नहीं बनेगा भाई यार। इधर ये आपस में मिले हुए हैं, ये अलग होंगे, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, और ट्राइसैकेराइड जब हाइड्रोलाइज होंगे तो कितने बनेंगे? कितने शुगर के मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 बनेंगे ना। ट्राई का मतलब 3 है और पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। तो
कितने में नहीं 10 से ज्यादा होंगे। अगर 3 से 9 होंगे तो कौन सा होगा? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। चलो मैं आपको ये बात डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे बच्चे समझ आएंगे? तो मैंने कितनी क्लासिफिकेशन बताई है? 4। कितनी बताई है? 4। देयर आर 4 क्लासिफिकेशन। 4 क्लास। नंबर 1 कौन सी होगी? मोनो सैकराइड, ठीक है। और फिर क्या होगा? डाई सैकराइड। इसके बाद कौन सा है? ओलिगो। क्या है? क्या है मेरे बच्चे? ओलिगो सैकराइड, ओके। और नेक्स्ट में क्या होगा? पॉलीसैकराइड। बोर्ड तो नहीं हो गए, ठीक है ना? पॉलीसैकराइड। हाँ जी, कौन रिपीट कर सकता है? पॉलीसैकराइड। हाँ जी, रिपीट करें जी, रिपीट करें। मोनोसैकराइड, हाँ। डाइसैकराइड, हाँ। ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ठीक है, क्लियर? अब इसे में याद रखिएगा, मोनो में क्या होता है? वन शुगर मॉलिक्यूल। मैंने पहले भी कहा था ना कि सैकराइड भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। तो इसके अंदर ग्लूकोज शुगर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1। और डाई में कितने होंगे? 2। डाई में कितने होंगे? 2 होंगे ना? 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे। और ओलिगो में कितने होंगे? 3 से 10। 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। और पोली में कितने होंगे? मैनी से मुराद ये मैनी, मोर देन 10। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, एक चीज है उसके अंदर, बस जैसे एक दीवार है, तो मैंने देखो उसमें ये 2 ईंटों को सीमेंट से आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। मैं इसको तोड़ तो कितनी ईंटें बनेगी? 2 बनेगी। अगर मेरे पास एक दीवार है, एक ऐसे एक चीज है, उसके अंदर 3 ईंटें जो है ना आपस में सीमेंट से जुड़ी हुई है, अगर मैं इनको तोड़ दूं तो उसमें कितनी ईंटें बनेगी? तोड़ने से पहले सीमेंट से अलग कर दूं तो कितनी ईंटें बनेगी? 3। और अगर 3 से 10 हो, 1 2 3 4 5 अब कितनी इसके अंदर ब्रिक्स बनेगी? 5। सीमेंट से तोड़ दे तो 5 बनेगी। तो बेटा यही चीज है, अगर से 10 से ज्यादा हो तो ज्यादा बनेगी। तो यही चीज है। तो अब हमने यहाँ तोड़ना नहीं करेंगे, हम यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोलाइसिस। एक चीज में है ही एक मोनोसैकराइड, क्या वो हाइड्रोलाइज होगी? नहीं होगी ना। तो ये क्या करते थे? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। सिंपल, इसलिए इनको हम कहते हैं सिंपल शुगर। क्या कहते हैं? हाँ, सिंपल शुगर। तो ये याद रखना जिंदगी में कि मोनोसैकराइड का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। अच्छा, आप डाइसैकराइड में क्या कहेंगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये कितने मॉलिक्यूल पैदा करेंगे? मोनोसैकराइड कितने पैदा करेंगे? 1। क्यों? डाइसैकराइड है। Disaccharides are carbohydrate which on hydrolysis produces हाँ जी 2 monosaccharides क्लियर। और oligosaccharides on hydrolysis produce कितने करेंगे? 3 से हाँ 3 to 10। क्या है? 3 to 10। ओलिगोसैकराइड, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम कहेंगे ओलिगोसैकराइड प्रोड्यूस 3 to 10 मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। मेरे बच्चे समझ आ गए? प्रोड्यूसेस
3 to 10 मोनोसैकेराइड लिखना है बच्चा, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 monosaccharides. प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस produces more Then than 10 monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स। मेरे बच्चे समझ आ गए? Yes. मोर देन 10 सैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? Monosaccharides. पॉलीसैकेराइड। अब आपने आज ये टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ Carbohydrates. क्लासिफिकेशन ऑफ Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड्स हैं और क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। इसके लिए समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए आपने बेटा मोनोसैकेराइड लिए, ऐसे ग्लूकोज लिया अफगान का, उसे खा लिया, और बेटा आपने कोई पॉलीसैकेराइड ली, स्टार्च है ना, ये पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। जो चीनी है ये डाइसैकेराइड है। इसलिए अभी पढ़ेंगे, जब बताऊंगा आपको ये सारा, मैं बताऊंगा तफसील से पढ़ेंगे ना जब 1 by 1, तो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आपने मोनोसैकेराइड लिया, ग्लूकोज लिया, तो सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा और डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा। डायरेक्ट किधर चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और इंटेस्टाइन से फौरन क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे बच्चे समझ आई है? Yes. ठीक है। और आपने डाइसैकेराइड लिया, पॉलीसैकेराइड ली, तो पॉलीसैकेराइड लेंगे तो वो डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड की शक्ल में बाहर नहीं जाएगा, पॉलीसैकेराइड की शक्ल में बाहर नहीं जाएगा। पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉलीसैकेराइड में हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि एक बदले पॉलीसैकेराइड का ये, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक कम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होती है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, वो मोनोसैकेराइड होते हैं, तो ज्यादातर ग्लूकोज होती है। आपने सुबह रोटी खाई तो हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, मोर देन 100 ग्लूकोज हो जाएंगे, मोर देन 10 ग्लूकोज होंगे, 100,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाती है, देखिए जी आपके पास एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, तो वो कन्वर्ट होती है किसमें? मोनोसैकेराइड। यानी कि ग्लूकोज के जो बॉन्ड थे ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो टूट जाएंगे, लेकिन ये अलग-अलग हो गए हैं। जब वो अलग-अलग हो जाएंगे तो उनके अंदर बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी तो पैदा होती है ना। तो बहरहाल वो ग्लूकोज में जब मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में डायरेक्ट किसमें चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना। फिर ये ब्लड में जाकर ना लीवर में जाता है, सेल में, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, ये फिर कन्वर्ट होता है, रेस्पिरेशन का मन होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से ना आपके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होती है, ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, उसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन उससे पहले इसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। तो बच्चे समझ आ गए ना। तो आपकी बुक में इतना खास नहीं लिखा, तो उसमें ये लिखा है कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अब्जॉर्ब हो के जब पहुंच जाएगा ना किधर में, लीवर में, तो वहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए लीवर को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आज हमने जो पढ़ा वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े, कार्बोहाइड्रेट की अक्रस पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट में क्यों होते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से होते हैं,
फिर हमने ये पढ़ा कि इंसान कार्बोहाइड्रेट को जब इस्तेमाल करता है तो उससे एनर्जी कैसे लेता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन का मन होता है। फिर हमने आखिर में एक थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि आपने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करनी है, तो कुछ टॉपिक आगे पीछे। और फिर इसके अलावा हमने आज लीनियर स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी पढ़ा है, तो जो ये दोनों स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो इसमें आपने ये पास कर दोगे, ठीक है। तो ये इसमें हमने ये साथ